जय हिंद दोस्तों, मैं रणधीर अधीर एग्रीटेक के आपके यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर वाइज सीरीज़ है उसमें हमारा जो 3 चैप्टर है वो फाइनल हो चुका है टैंक कंस्ट्रक्शन का। उसके 6 वीडियोज़ बनाने पड़े मुझे, क्योंकि पॉइंट बाय पॉइंट उसमें जो चलना था वो लंबा टॉपिक था, क्योंकि उसमें 3 तरह के टैंक कंस्ट्रक्शन बनते हैं। आज का जो चौथा चैप्टर जो हमारा रहेगा दोस्तों, वो एरिएशन पे रहेगा। टैंक कंस्ट्रक्शन के बाद जो हमें समझना होता है, आपको जो सीखना है वो है टैंक एरिएशन, यानी ऑक्सीजन सिस्टम का क्या रोल है और कौन सा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हमारे टैंक के लिए अच्छा होता है। जैसे आपकी टैंक की कैपेसिटी के हिसाब से आपका खुद डिसाइड आप कर पाइएगा इस वीडियोस को देखने के बाद कि आपके टैंक के लिए आपकी वाटर कैपेसिटी के हिसाब से आपको कौन सा एयर पंप लगाना है और कौन सा एयर पंप अच्छा होता है। तो इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगर वीडियोस बड़ा हो जाता है दोस्तों तो ये भी कई पार्ट्स में आएगा, क्योंकि बड़े बड़े वीडियोस अपलोड नहीं करूँगा, पूरा लोग नहीं देखते हैं और बाद में इस जो वीडियोस में बताया गया है वही फिर व्हाट्सएप और कॉल करके फिर पूछते हैं। तो छोटे वीडियोज़ ही अपलोड करने की कोशिश करूँगा और पार्ट बाय पार्ट अपलोड करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर अपने चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह के जैसे भी कोई नए वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप इस फ्री बायोफ्लॉक ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से अपनी बायोफ्लॉक कम्प्लीटली सीख पाएंगे दोस्तों। साथ ही साथ जिनको भी बायोफ्लॉक ये सीरीज़ देख रहे हैं वो ये जो मेरा PDF है वो ले लें। वह स्क्रीन पे आ रहा है नंबर से कांटेक्ट करके आप इस PDF को ले सकते हैं। ये हिंदी में लिखा हुआ है और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वही सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं टैंक एरिएशन का। बात करें दोस्तों, एरिएशन की रिक्वायरमेंट क्यों है हमें बायोफ्लॉक में। और सबसे पहली बात तो जो टैंक हमारा होता है, जिस तरह का भी टैंक आप बनाए हुए हैं, जो हमारे एरिएशन की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, क्योंकि हाई डेंसिटी में हम यहाँ फिश फार्मिंग करते हैं। जहाँ भी हाई डेंसिटी की बात आएगी वहाँ पे आपको ऑक्सीजन सिस्टम लगाना ही पड़ता है, चाहे वो तालाब ही क्यों ना हो। तालाब में भी अगर उसके रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, जो 1 एकड़ का एरिया या 2 एकड़ का एरिया जो डिसाइड है, उससे ज़्यादा सीड उसमें डालते हैं, बच्चा डालते हैं, तो वहाँ भी आपको ऑक्सीजन लगाना ही पड़ता है। क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की एक लिमिट है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड ऑक्सीजन है और कुछ भी उसमें डाल दीजिए, कुछ भी उसमें कितने भी फिशेज डाल दीजिए उनको ऑक्सीजन मिलता रहेगा। पानी और मछली को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप पानी में या टैंक में एक क्षमता से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे तो आपको वहाँ पे अलग से ऑक्सीजन देना पड़ता है बायोफ्लॉक सिस्टम में या RS सिस्टम में। RS सिस्टम में भी एरिएशन सिस्टम लगा होता है, क्योंकि वहाँ भी हाई डेंसिटी में फिश फार्मिंग होता है। वैसे ही बायोफ्लॉक में भी एरिएशन सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना एयर सिस्टम के आप किसी भी तरह के टैंक में बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग नहीं कर सकते। पहला तो ये पॉइंट है कि आपको हाई डेंसिटी में फिश फार्मिंग करनी है। हाई डेंसिटी में फिश फार्मिंग करना है तो आपको एयर सिस्टम आपके पास होना चाहिए। दूसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों तो वो है बैक्टीरिया का डेवलपमेंट। आप जानते हैं कि बायोफ्लॉक सिस्टम में, अगर आपने मेरे पूरे स्टार्टिंग से इसे देखा है, तो इसमें हम बैक्टीरिया का कल्चर करते हैं। पहले फिश फार्मिंग करने से पहले हमें इसमें बैक्टीरिया का कल्चर करना पड़ता है, बैक्टीरिया का डेवलपमेंट करना पड़ता है। और बैक्टीरिया भी 2 तरह का होता है, नॉन एरोबिक और एरोबिक। यानी उसमें 50% ऐसा है कि जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन 50% जो बैक्टीरियाज हैं उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती ही होती हैं। एक तो पहले से ही आपके क्षमता से ज़्यादा, पानी में ऑक्सीजन की जो क्षमता है उससे ज़्यादा आपने मछली डाल रखा है, और उससे साथ साथ आपने एक नया जीव उसमें पैदा कर दिया है, बैक्टीरिया डेवलप कर दिया है जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। उन सब के ऑक्सीजन को कम्प्लीटली पूरा करने के लिए आपको अलग से ऑक्सीजन सिस्टम देना पड़ता है, इसीलिए इसमें एरिएशन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तीसरा दोस्तों, बात करें तो स्लज या अमोनिया। जहाँ स्लज की बात आए दोस्तों वहाँ अमोनिया। अगर स्लज आपके टैंक में ज़्यादा है तो आपके टैंक में अमोनिया बनेगा। स्लज का मतलब है कि ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन आपके टैंक से स्लज को ख़त्म कर देता है। ऑक्सीजन यहाँ पे ये काम करता है कि आपके बॉटम से पानी को उठाता है। ब्लो जो आप पानी में देखेंगे, जो ब्लो आता है वो बॉटम से आता है। बॉटम यानी नीचे से पानी उबल के ऊपर आता है बबल बन के, तो उस बबल के साथ आपका स्लज भी नीचे नहीं बैठता है। अगर अच्छा एरिएशन सिस्टम आपका नहीं रहेगा टैंक में तो आपके सारे स्लज नीचे बैठेंगे और वो सड़ेंगे
और डिकम्पोज होंगे, उससे उनमें गैस, अमोनिया गैस ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है स्लज, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको स्लज को एक जगह इकट्ठा ना करने देना भी ऑक्सीजन का काम है बायोफ्लॉक सिस्टम में। जब वो बबल बनाता है तो साथ साथ वो स्लज को भी तोड़ता है छोटे छोटे टुकड़े में, और वो पानी में बैठने नहीं देता है, बार बार रिसर्कुलेट करता रहता है। और वो जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं स्लज के, उन्हीं पे बैक्टीरिया, हमारा जो बैक्टीरिया है हेटेरोटॉफी बैक्टीरिया, वो अपना काम करता है और उस स्लज को ही उसमें से प्रोटीन सेल में आप देखेंगे कि उसी से वो फ्लॉक बनाता है। 100% स्लज को दोस्तों जो कहता है वो पता नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन 100% अगर स्लज को ये फ्लॉक बना देता तो फिर हमारे टैंक में स्लज की प्रॉब्लम नहीं आती। जो फीड हम देते हैं प्रोटीन सेल में जो होता है, उसका प्रोटीन कंटेंट जो होता है, उन्हीं को वो फ्लॉक में बनाता है। 100% स्लज को बैक्टीरिया फ्लॉक में नहीं बनाता है। तो ये चीज़ें थी दोस्तों, इसलिए आपको एरिएशन सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बायोफ्लॉक सिस्टम में। एक प्रॉब्लम ये देखा गया है कि लोग इसकी रिक्वायरमेंट से कम ऑक्सीजन लगाते हैं, तो वो मछली सर्वाइव तो करता है दोस्तों, मछली सर्वाइव करेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे फंगेसियस है, कोई है, सिंगी है, कैटफिश कैटेगरी की जो मछलियाँ हैं उनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है। आप देखेंगे जो हेचरीज है वहाँ लाखों की संख्या में, छोटे से टैंक में लाखों की संख्या में बच्चों को स्टॉक किया जाता है बिना किसी ऑक्सीजन सिस्टम के। उनका पर्पज़ दोस्तों सीड को बढ़ाना नहीं होता है, वो उनका पर्पज़ है केवल बच्चा ही रखना। वो चाहते हैं कि हमारा सीड बढ़े ना ज़्यादा, और खाना भी बहुत कम खिलाते हैं, तो उनको अलग से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन हमें प्रोडक्शन करना है, हमें ग्रो आउट कराना अपनी फिशेस को, तो हमें बड़ा करने के लिए उनको प्रॉपर ऑक्सीजन देना पड़ेगा। तो इसलिए ये गलती भी करते हैं लोग कि उनके अपने वाटर कैपेसिटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑक्सीजन सिस्टम नहीं लगाए हुए हैं, जिससे उनकी मछली सर्वाइव तो करती है लेकिन वो ग्रोथ नहीं करता है। तो ये भी एक पॉइंट है दोस्तों। तो ये तो था कि क्यों हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, जहाँ से दोस्तों अगले स्टेप में हम जानते हैं कि बायोफ्लॉक में ऑक्सीजन कितने देर तक रिक्वायरमेंट होता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो भी आपका जानना ज़रूरी है। बात करूँ अगर कितने समय के लिए, तो 24 घंटे आपके टैंक में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए बायोफ्लॉक में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बायोफ्लॉक सिस्टम में हमारे प्रॉफिट को जो कम कर रहा है दोस्तों, ऐसी जगह पे जहाँ पे कॉमर्शियल में कनेक्शन आता है, मतलब हमारे जैसे यूपी में हमारे यहाँ फिश फार्मिंग अभी एग्रीकल्चर में नहीं है, कॉमर्शियल में आता है। कॉमर्शियल का चार्ज इतना ज़्यादा है कि जब हम बड़ा सेटअप लगा ले रहे हैं तो हमारा बिजली की कॉस्टिंग ही बहुत ज़्यादा आ जा रही है। तो यहाँ पे दोस्तों एरिएशन की बात करूँ तो 24 घंटे आपके पास लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि दोस्तों कि जो फ्लॉक हम बनाते हैं टैंक में, उसके लिए भी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। फ्लॉक बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगा। तीसरा है जो स्लज हमारा बनता है, जो भी मैंने बताया, उसको कम करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। चौथा जो हमारा टैंक में अगर बात करें, इसमें कितना जो हम ऑक्सीजन मापते हैं दोस्तों, वो ppm में मापते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। तो इसे जो हम मापते हैं दोस्तों, वो ppm में, जो हम DO नापते हैं अपने टैंक में, डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो ये हमारे टैंक में जो मिनिमम होना चाहिए 5 ppm से मैक्सिमम 8 या 10 ppm तक अगर आपके टैंक में आप मेंटेन किए हुए हैं, तो आपके ये है कि आपकी मछलियों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं होगी। कैटफिश की कैटेगरी में 5 से नीचे भी चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, 4 भी आ जाता है, लेकिन IMC है तो 6 से ऊपर ही होना चाहिए। मैं इसको कैटेगराइज कर दूं, अगर ये अगर कैटफिश के कैटेगरी में है, IMC फिश को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। इस केस में आपका टैंक में 6 ppm से 10 ppm 10 ppm तक ऑक्सीजन आपके टैंक में होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद बात करें दोस्तों, अब हमें ऑक्सीजन देने के लिए क्या क्या, जैसे पंप किस तरह के होते हैं, एयरस्टोन और ऑक्सीट्यूब, ये सब चीज़ें। तो अगर सबसे पहले जो पंप है दोस्तों, लास्ट वीडियो जो मेरा था ट्रेनिंग वाला, ऑनलाइन फ्री ट्रेनिंग का जो हमने पहले चैप्टर दिया था चैप्टर वाइज, उसमें ये जो वीडियोस था दोस्तों एरिएशन का, उसे काफ़ी लोगों ने पसंद किया है और लगभग वो 1.5 लाख व्यूज़ से ऊपर है उसका व्यूज़। अभी भी लोग इसको बहुत ज़्यादा देखते हैं। इसमें जो पहला तरीके का पंप है दोस्तों, वो है मैग्नेटिक पंप।
इसके बारे में बताता चलूँ साथ साथ। पहला जो मैग्नेटिक पंप है, सबसे शुरुआत जब हमारे यहाँ हुआ था तो मैग्नेटिक पंप ही लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, क्योंकि छोटे छोटे टैंक लगाए जाते थे। छोटे टैंक के लिए आप मैग्नेटिक पंप लगा सकते हैं। ये जो होता है दोस्तों, अगर इसके बात करूँ तो ये सस्ता होता है। इसका जो मॉडल नंबर आता है वो AC00 करके होता है, 1 से लेके AC00, 12 से 16 इस तरह से आते हैं। इस तरह के मॉडल नंबर्स इसके आते हैं जो मैग्नेटिक पंप होता है। इसका वाट दोस्तों ज़्यादा होता है और इसका जो प्रेशर होता है वो रिंग ब्लोअर और रूट ब्लोअर से कम होता है। तो ये मैग्नेटिक पंप है, ये सस्ता होता है। अगर 1, 2, 3 मतलब छोटे टैंक आप लगा रहे हैं, मान लीजिए 10 लीटर का एक टैंक लगाया है, तो आपने AC003 मॉडल ले लीजिए। AC003 नहीं, सॉरी 6 कम से कम आप लीजिए। ये जो है ये लगभग 100 LPM का होता है। LPM का मतलब है दोस्तों लीटर पर मिनट। 1 मिनट में कितने LPM मतलब कितना लीटर पानी ब्लो कर रहा है, तो लीटर पर मिनट। LPM का मतलब है दोस्तों लीटर पर मिनट। तो आप अगर 10,000 लीटर के लिए अपना सेटअप बना रहे हैं तो AC006 ले लीजिए। सस्ता होता है, मुझे लगता है 2,500-3,000 3,500 के रेंज में मिल जाता है, ऐसा ही कुछ है। अगर देने वाले अलग अलग 400-500 रुपये ऊपर नीचे करके देते हैं तो ये सस्ता होता है। दूसरे जो टाइप का जो फिर हमने जो यूज़ किया दोस्तों वो था डायफ्राम पंप। डायफ्राम पंप भी बड़े सेटअप के लिए नहीं यूज़ होता है। मैक्सिमम ये जान लीजिए 4 जो इसकी कैपेसिटी है वो जो अच्छा चलता है वो 40,000 लीटर या 50,000 लीटर तक का ही है। इसका भी कैपेसिटी लगभग वही है, उससे ज़्यादा आप ये सब पंप नहीं यूज़ कर सकते। ये सब छोटे सेटअप के लिए है, 40,000 50,000। लेकिन इसका ये जो है मैग्नेटिक पंप की अपेक्षा ये थोड़ा महंगा है। और इसमें जो है दोस्तों ये जिसका वाट है ये कम होता है। मैग्नेटिक पंप से इसका वाट कम होता है, प्रेशर लगभग सेम होता है। मैग्नेटिक पंप से ये महंगा है, इसका वाट मैग्नेटिक पंप से ज़्यादा होता है। और अगर आप 2 टैंक लगा रहे हैं 20,000 लीटर के लिए तो इसके जो मॉडल्स आते हैं वो हैप है, HJB है, अलग अलग कंपनी के हैं, LP है। तो अलग अलग है, जैसे LP100 है, काफ़ी मेरी समझ से जो मैं यूज़ करके समझ पाया हूँ, LP100 और LP200 काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहा है। हिलिया का हैप है और HJB जो है सुनसुन कंपनी का है, ये LP रेशन कंपनी का है। हैप के भी मॉडल्स हैं, 15 है, 16 है, 18 है और 200 है। तो HJB का भी 120 है, 280 है। 280 मॉडल मतलब 250 LPM इस तरह से है। सबसे बड़ा जो है 280 है, 280 नहीं है, 450 LPM भी है इसका, लेकिन वो बेकार है, फिर वो आप इन्वर्टर से नहीं चला सकते। इस पंप का जो यूज़ है दोस्तों हम लोग खासकर तब यूज़ करते हैं जब हमें बैकअप में चलाना होता है और इन्वर्टर पे चलाना होता है। इन्वर्टर पे ये चलता है, इसका वाट कम होने की वजह से ये इन्वर्टर पे चल जाता है। अगर हम HJB 280 की बात करें, अगर HJB 280 की बात करें दोस्तों तो ये 250 या 280 वाट का होता है। LP200 जो सबसे बड़ा पंप है ये 250 वाट का होता है दोस्तों। तो इसलिए इसका यूज़ हम लोग इन्वर्टर में कर लेते हैं जब हमें 3-4 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बैकअप पे अपने सेटअप को रन कराना होता है। तो ये था दूसरा डायफ्राम पंप। और इसके बाद जो आता है दोस्तों बड़े सेटअप के लिए, अगर बड़े सेटअप की बात करें जब हमें 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख या 10 लाख लीटर और भी बड़े सेटअप के लिए जाना होता है, तब हमारे पास क्या ऑप्शन है। तब हमारे पास 2 तरह के पंप बचते हैं दोस्तों। 2 नहीं, पहले 4 तरह के पंप आते थे, अब उसमें एक नया जुड़ गया है डीप एरिएटर पंप। उसका भी यूज़ अब काफ़ी ज़्यादा हो रहा है बायोफ्लॉक सिस्टम में। क्योंकि उसका यूज़ होने का क्या कारण है वो भी मैं आपको आगे भी बताता हूँ।